तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में हम लोग संघवाद वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जो संघवाद है इसको हम लोग 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं। एक है आपका संघात्मक, एक है एकात्मक और एक है आपका सहयोगात्मक। जिसमें से हम लोग सबसे पहले एकात्मक शासन प्रणाली क्या है इसका हम लोग परिभाषा देखें। इसके बाद हम लोग दो व्यक्ति, एक आपका फाइनर साहब और एक है बिलोबी, इन दोनों का कथन देखें कि इनके अनुसार जो है वो एकात्मक शासन प्रणाली क्या होता है। इसके बाद हम लोग जो है वो एकात्मक शासन प्रणाली के जो गुण देखें, जिसमें हम लोग पहले पढ़े थे कि शासन में एकरूपता व शक्ति संपन्नता। दूसरा हम लोग देखें कि ये इसका गुण में राष्ट्रीय एकता में ये वृद्धि करती है। तीसरा गुण देखें कि संकट काल के समय ये उपयुक्त होता है। और चौथा गुण देखें कि नीति संबंधी निर्णय में एकरूपता होती है। वहीं अगर हम लोग पाँचवा गुण की बात करें तो वह है आपका आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त है। अगर हम लोग छठा इसका गुण देखें तो वह आपका मितव्ययी या फिर मितव्ययी शासन व्यवस्था का ये एग्जाम्पल है बेस्ट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एकात्मक शासन प्रणाली के कई सारे दोष भी हैं। दोष में हम लोग पढ़े थे कि शासन कार्य में कुशलता की कमी होती है, एफिशिएंसी की। उसके बाद देखिए लोकतंत्र की ये भावना के विरुद्ध है। इसके अलावा शासन में निरंकुशता का संभावना हो जाता है। इसके अलावा शासन कार्यों के प्रति जनता की जो है वो उदासीनता देखने को मिलती है। तो ये रहा आपका यहाँ तक इसके बारे में बतलाया गया था शासन प्रणाली का दोष। ठीक है, इसके बाद हम लोग संघवाद के बारे में देखे थे कि संघवाद क्या है। तो अगर बताया जाए तो संघवाद जो है ये दो सरकारों के बीच में, मतलब ये बोला जाता है कि जो संघवाद जो है इसकी उत्पत्ति आपका लैटिन शब्द फ्लूडेस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता या फिर किसी तरह का अनुबंध, एग्रीमेंट की बात की जा रही है। तो संघवाद का मतलब होता है एक प्रकार का समझौता या फिर एक तरह का अनुबंध। तो हम लोग इसी में बात करते हैं कि भारत जो है वो आर्टिकल 1 के तहत कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, जिसमें आपका 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सभी मिलकर एक समझौता किए, एक अनुबंध किए इसी प्रकार से। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम लोग देखे थे कि जो संघवाद जो ये वर्ड है इसको जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि इसको प्रवर्तित यानी कि इसको लागू मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। फिर हम लोग देखे कि भारत का संघवाद में और अमेरिका के संघवाद में क्या अंतर है। ये संघवाद की बात की थी हम लोग शक्तियों के विभाजन के आधार पर देखे थे। इसके बाद हम लोग देखे कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा संघवाद का क्या जो सिद्धांत बतलाया गया था उसमें किन किन बातों को लिया गया था। एक हम लोग देखे थे विधायी और कार्यपालिका किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी संस्था के हाथ में नहीं देना है। फिर वो बोले थे कि न्यायिक और जो विधायी शक्तियाँ हैं इसको भी किसी संस्था के हाथ में नहीं देना है। फिर बोला था कि जो तीनों शक्तियाँ हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसको भी किसी एक संस्था के हाथों में नहीं देना है। ओवरऑल बताया गया था कि शक्तियों का जो विभाजन है वो तीन जो शक्तियाँ हैं इनका विभाजन जो है वो आपका 3 अलग अलग संस्थाओं में करना चाहिए और उन तीनों अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से ही इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ तक हम लोग देखे थे। उसके बाद देखे थे कि जो विभाजन है ये विभाजन जो है वो आपका 2 तरह से विभाजन होता है। एक विभाजन जो है वो संस्था के स्तर पर होता है और एक विभाजन जो है वो इकाइयों के स्तर पर होता है। संस्था के स्तर पर जो विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। और जो इकाइयों के स्तर पे जो विभाजन होता है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन। तो एक जगह शक्तियों का पृथक्करण किया जा रहा है यानी कि सेपरेशन किया जा रहा है, और वहीं एक तरफ जो है शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो संस्था के स्तर पे सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का जो पृथक्करण है वो आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में किया जा रहा है। वहीं अगर हम लोग इकाइयों के बीच में देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन, तो वो आपका 3 जगह पे किया जा रहा है। मतलब ये वहाँ पे जो है वो आपका केंद्र और राज्यों में किया जा रहा है, जिसमें हम लोग विधायी, प्रशासनिक और आपका वित्तीय इन दिनों को शामिल करते हैं। तो संस्था के स्तर पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, इसको बांटा गया है। वहीं अगर हम लोग इकाइयों का स्तर पर देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा गया है, इसको विभाजन किया गया है शक्तियों का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। और इसमें कुछ विधायी शक्तियाँ हैं, किसी को प्रशासनिक शक्तियाँ दिया गया है और किसी को वित्तीय शक्तियाँ दिया गया है।
तो ये जो हम लोग इकाइयों के आधार पे जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसी को हम लोग केंद्र राज्य संबंध कहते हैं, और ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। तो अभी आपको बताया गया था ना कि हम लोग संघवाद और जो केंद्र राज्य संबंध है, इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक ही साथ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे ये कारण था। तो केंद्र राज्य संबंध को हम लोग इसके साथ में जोड़कर पढ़ते हैं, इसके पीछे कारण ये रहा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे की चर्चा। तो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का जो पृथक्करण है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में किया जाता है, जबकि शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र और राज्यों में किया गया है, जहाँ पे विधायी शक्तियाँ, फिर प्रशासनिक शक्तियाँ और आपका वित्तीय शक्तियों के रूप में ये विभाजन किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारतीय जो संविधान है इसमें शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बताया जाता है कि केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 11 में रखा गया है, और यह जो भाग है वो 2 अध्यायों में विभाजित होता है। एक है विधायी संबंध और एक है आपका प्रशासनिक संबंध। सिंपल सी बात है, कहने का अर्थ क्या है, देख लीजिए। भारतीय संविधान में अगर हम लोग शक्तियों का विभाजन देखें, यानी कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखें, शक्तियों का विभाजन देखें, तो वो आपका केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है। और ये जो विभाजन है संविधान में हम लोग को भाग 11 में देखने को मिलता है, और भाग 11 जो है इसमें टोटल 2 अध्याय है। पहला अध्याय है आपका विधायी संबंधी जो है प्रावधान, और दूसरा है आपका प्रशासनिक संबंधी प्रावधान। तो पहला चैप्टर है विधायी संबंध और दूसरा चैप्टर है आपका प्रशासनिक संबंध। ये दोनों भाग 11 में दिए गए हैं। ठीक है, आई होप ये वाला जो लाइन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसी को याद रखिएगा कि अगर हम लोग संविधान का अगर हम लोग भाग देखें तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में टोटल 22 भाग और आपके 395 अनुच्छेद है। इसमें से जो आपका भाग 11 है इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध को बतलाया गया है, और भाग 11 जो है वो आपका 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक देखने को मिलती है। तो भाग 11 245 से 263 तक है, और भाग 11 में आपके 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं, विधायी संबंध और आपका जो है वो प्रशासनिक संबंध, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग वित्तीय संबंध की बात करें तो वो आपका भाग 12 में आ जाता है, और हम लोग भाग 12 में देखते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सभी भाग 12 में आते हैं, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 264 से लेकर आर्टिकल 300 का तक देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 का तक जो है वो आपका भाग 12 है, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का चर्चा किया गया है। तो विधायी और प्रशासनिक जो संबंध है वो भाग 11 में है, और जो आपका वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच में वो आपका भाग 12 में है। ठीक है, आई होप ये वाला लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो बोला गया है कि केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित प्रावधान भारतीय इतिहास के भाग 11 में रखा गया है या किया गया है, और ये जो भाग है वो 2 अध्यायों में विभाजित है। पहला है विधायी संबंध और दूसरा है प्रशासनिक संबंध। वहीं भाग 12 में आपका वित्तीय संबंध देखने को मिलता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान ने इस व्यवस्था को अपनाया है जिसमें विधायी शक्तियों की 2 सूची है। तो देखिए हम लोग का देखते हैं, हम लोग की जो हम लोग का केंद्र और राज्य के बीच में जो विभाजन किया जा रहा है वो आपका संघवाद का ही पार्ट है। एक हम लोग संघवाद के बारे में देखते हैं कि जो संघवाद में शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है, इसमें जो विभाजन है वो 2 तरह से, एक संस्था के स्तर पे किया जा रहा है और एक आपका इकाई के स्तर पे किया जा रहा है। जो संस्था के स्तर पे किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, और जो इकाइयों के आधार पर स्तर पर किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन। तो ये जो हम लोग देखते हैं संघवाद, हम लोग जानते हैं कि संघवाद वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोलो मतलब संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका 1935 का अधिनियम पे भी ये डिपेंड था, और साथ ही साथ जो है वो संघवाद का जो धारणा है वो हम लोग फेडरलिज्म की धारणा जो है वो कनाडा से लिए हुए हैं, ये भी आपको पता है। तो बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान ने इस व्यवस्था को अपनाया है यानी कि दूसरे देशों से ग्रहित किए हैं, जिसमें विधायी शक्तियों की 2 सूची है, एक केंद्र के लिए तथा एक राज्य के लिए, तथा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास छोड़ दी गई है, और ये जो व्यवस्था है वो आपका कनाडा के संविधान से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। तो भारतीय संविधान जो है वो इस व्यवस्था को अपनाया है। क्या कौन सा व्यवस्था अपनाया है?
यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन वाला जो व्यवस्था है उसको अपनाया है। और इसमें जो है विधायी शक्तियाँ, इसकी दो सूची है विधायी शक्तियों की, एक है आपका केंद्र के लिए और एक है राज्यों के लिए। और जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ जो बच रही है वो केंद्र के पास ही छोड़ दी जाती है। और ये जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से मिलता जुलता है। अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसमें एक अतिरिक्त सूची को जोड़ा गया है जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तब हम लोग जब देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जिसमें हम लोग देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये जब ये सभी जो सूची है विषय है इसको जो है वो हम लोग कनाडा के संविधान से अपनाए हैं। इसके अलावा हम लोग यहीं पे एक और सूची अपनाए हैं समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग अपनाए हैं समवर्ती सूची को। फिर बताया जा रहा है कि संविधान सभा ने शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था को अपनाया है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। तो हम लोग देखिए संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है और संविधान सभा के द्वारा जो है वो शक्तियों के विभाजन का जो व्यवस्था है इसको अपनाया गया है। और ये व्यवस्था हम लोगों को भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के में भी हम लोगों को देखने को मिलता था शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो ये वहाँ से लिया गया है। तो आई होप अगर कभी भी आपको दिक्कत होगा कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन का क्या व्यवस्था है तो ये सारी बातें आप बता पाने में सक्षम रहेंगे। वहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता किसी भी तरह की नहीं है। आगे देख लीजिए, अगर हम लोग देखें तो संघवाद की परिभाषा क्या है, तो हम लोग संघवाद का अभी तक डेफिनेशन नहीं देखे हैं। तो संघवाद का परिभाषा देख लीजिए। बोला जाता है कि संघवाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द फ्यूडियस से हुई है। तो एक लैटिन में एक शब्द है फ्यूडस है एक शब्द, और इसी फ्यूडस से ही आपका संघवाद का जो है मतलब संघवाद जो है वो एक लैटिन शब्द फ्यूडस, उसी से जो है वो संघवाद का कॉन्सेप्ट निकला है। फ्यूडस से ही फेडरल निकला है और फेडरल का अर्थ जो है वो आपका संघवाद होता है। अगर हम लोग देखें तो संघवाद की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूडस से हुई है जिसका अर्थ एक प्रकार का समझौता या फिर अनुबंध होता है। तो संघवाद का जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द फ्यूडस से हुआ है और इस फ्यूडस का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार का समझौता या एक प्रकार का अनुबंध होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। संघवाद दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझेदारी करने और उनके संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता है। तो सिंपल से वही बात है, संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है। तो संघवाद जो है वो दो सरकारों के बीच में सत्ता साझेदारी करने और उनसे संबंधित जो क्षेत्र है उसको नियंत्रित करने का एक समझौता है। तो सिंपल सी बात है कि दो सरकार मिल के किसी के ऊपर शासन करेंगे। हमारे भारत में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, तो ये दोनों मिलकर आपस में भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं। वही चीज़ है कि संघवाद जो है वो दो सरकारों के बीच में सत्ता साझेदारी और उनके जो संबंधित क्षेत्र है, यानी कि सेंटर का संबंधित क्षेत्र पूरा देश आ जाएगा, वहीं राज्य का जो संबंधित क्षेत्र है वो अपना अपना स्टेट आ जाएगा। तो वही कि दो सरकारों के बीच में सत्ता साझेदारी का, यानी कि सरकार का साझेदारी का और अपने अपने क्षेत्र में जो है वो क्षेत्रों को नियंत्रित करने का एक समझौता है केंद्र और राज्यों के बीच में। सिंपल सी बात है। तो बोला जाए दो सरकारों के बीच में, सिंपल मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक समझौता एक तरह से है संघवाद। आगे देखिए, अतः कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के अंदर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद होते हैं। सिंपल सी बात है। तो इन सभी बातों के आधार पे कहा जा सकता है कि संघवाद जो है वो सरकार का वह रूप होता है, संघवाद सरकार का वह रूप होता है जिसमें देश के अंदर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद होते हैं। तो सिंपल सी बात है, संघवाद जो है वो सरकार का वह रूप होता है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर तो मौजूद होते हैं, एक आपका केंद्रीय स्तर और एक आपका राज्य स्तर। राज्य स्तर या फिर कहीं कहीं पे स्थानीय स्तर भी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। फिर क्या हुआ कि भारतीय संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए भारत का जो संघवाद है, तो भारतीय संघवाद जो है वो स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य में अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सेंटर यानी केंद्र का सरकार, राज्यों का सरकार और जो स्थानीय सरकार है, इन तीनों के बीच में जो शक्तियों का जो वितरण किया गया है, अधिकारों का जो वितरण किया गया है, इसी रूप में हम लोग संघवाद को भी परिभाषित कर सकते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारतीय संघवाद इस तरह से है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं भारतीय संघवाद जो है वो आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य अधिकारों के वितरण का या फिर शक्तियों के वितरण 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 है। सिंपल सी बात है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत में जो भारतीय संविधान में जो संघवाद का जो विभाजन किया गया है या संघवाद का क्या स्थिति है वो हम लोग देख लिए, कहाँ पे इसको उल्लेख किया गया वो देख लिया हम लोग। संघवाद में हम लोग खास करके शक्तियों का जो विभाजन है वो हम लोग देखे, तो शक्तियों का विभाजन यही आपका केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, तो इसलिए संघवाद और केंद्र राज्य संबंध इन दोनों टॉपिक को ही एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, अगर हम लोग देखिए अभी संघवाद का परिभाषा, तो संघवाद का परिभाषा क्या है उनको जाने कि संघवाद जो है वो, इसका जो उत्पत्ति एक लैटिन शब्द फ्यूडस से हुआ, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता या फिर एक प्रकार का अनुबंध। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। आगे देख लीजिए, हम लोग देखते हैं कि भारत के लिए जो संघवाद है इसका क्या महत्व है। तो भारत के लिए संघवाद का महत्व ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बोला जाता है कि भारतीय प्रशासन में शक्ति केंद्र से स्थानीय निकायों तक प्रवाहित होती है और इसी कारण देश में विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो देखिए, भारतीय अगर प्रशासन देखिए, अगर भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, व्यवस्था जो है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसमें जो शक्ति है वो केंद्र से लेकर राज्यों में, राज्यों से लेकर स्थानीय में, यानी कि केंद्र से लेकर स्थानीय निकायों तक पूरा शक्तियों का क्या होता है, प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, शक्तियों का प्रवाह होता है। इसी कारण देश में जो विकेंद्रीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। हमारा देश जो है वो केंद्रीकृत होकर नहीं चलाया जा सकता है, यहाँ पे विकेंद्रीकृत होना बहुत ही आवश्यक है, विकेंद्रीकरण होना बहुत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पहला बात जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरा बात सब बात यहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सभी आधार पर विविधता है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर विविधता, सब आधार पर विविधता है भारत में। तो वही बात बोला गया है कि भारतीय प्रशासन में शक्ति जो है वो केंद्र से स्थानीय निकायों तक प्रवाहित होती है और इसी कारण देश में विकेंद्रीकरण जो है वो आवश्यक हो जाती है। और इसी कारण जो है देश में विकेंद्रीकरण आवश्यक है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र शक्तियों का अतिक्रमण ना कर सके, और यही संघवाद की जो आवश्यकता है इसको जन्म देती है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग देखे हैं कि जो भारत है, भारत में जो प्रशासन है वो केंद्र से लेकर स्थानीय निकायों तक फ्लो होता है, और ऐसे में देश में जो है विकेंद्रीकरण होना बहुत आवश्यक है। अगर देश में अगर विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो शक्तियाँ जो एक ही हाथ में होगी, केंद्र के पास होगा तो शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास होगा, तो केंद्र अगर निरंकुश हो जाएगा तो उसका जो है परिणाम पूरे देश को भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। सिंपल सी यही बात है। तो ये सभी जो स्थितियाँ हैं वो आपका संघवाद को जन्म देती है भारत में। आगे देख लीजिए सेकंड नंबर पॉइंट। तो भारत में विभिन्न स्तरों पर विविधता है, अतः संघवाद के माध्यम से इन विविधताओं को सुनिश्चित रखा जा सकता है। अगर हम लोग देखें भारत में, तो भारत में बहुत विविधता है भाई, तो भारत में जो है वो विविधता बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में अगर हम लोग को भारत को एक करके रखना है और भारत को चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो संघवाद के माध्यम से ही इसको जो है वो विविधताओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो भारत में विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग स्तरों पर विविधता है, अतः संघवाद के माध्यम से ही इन विविधताओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट देखिए वो क्या है। तो बोला जा रहा है कि संघवाद के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कार्यों का विभाजन किया जाता है, अतः प्रशासन में कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तो देखिए, संघवाद में अगर हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली देखें तो वहाँ पे सारा शक्ति जो है वो केंद्रीकृत हो जाता है, सारा शक्ति केंद्र में ही होता है। लेकिन संघवाद में ऐसा नहीं होता है, संघवाद में आपका शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, सब कुछ होता है। तो अगर संघवाद के माध्यम से अगर हम लोग विभिन्न अलग अलग स्तरों में कार्यों का विभाजन कर देंगे कि ये काम केंद्र करेगा, ये काम राज्य करेगा, ये काम ये करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कार्य कुशलता हो जाएगी, यानी जो है वो एफिशिएंसी और भी इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बोला जा रहा है कि केंद्र में बैठे अधिकारी गाँवों तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, जिस कारण गाँवों का विकास ये जो है वो अछूता रह जाता है। देखिए, अगर हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाते हैं तो जो केंद्र में जो बैठे हुए जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, वो अधिकारी गाँवों तक तो नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे में गाँव में क्या है क्या नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आता कभी भी, तो गाँवों का विकास ऐसे में रुक जाता, वो अछूते रह जाते, समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से वो लोग डिप्राइव रह जाते, वंचित रह जाते। अतः राज्य स्तरीय या फिर स्थानीय स्तर पे जो है वो सरकार कार्यपालिका को निचले स्तर तक पहुंचाने में मदद करती है और देश के सभी नागरिकों को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑफिसर केंद्र में ही रहेगा, केंद्र ही पूरा देश को चलाएगा, तो छोटे छोटे गाँवों तक, छोटे छोटे कस्बों तक ऑफिसर नहीं पहुँच पाएंगे, और सरकार का जो भी योजना है, जो भी कुछ भी प्लान लाएंगे, वो पूरा एकदम अंतिम वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा।
तो इसीलिए जो है वो आपका संघवाद का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत जैसे देश में। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर इसके आधार पे जो है वो राज्य स्तर पे या फिर स्थानीय स्तर पे कार्यपालिका का यहाँ पे कुछ पार्ट बना देंगे और उनको कुछ कुछ शक्तियाँ दे देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि देश के सभी नागरिकों को जो हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी की जो सक्रिय भागीदारी है इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो सभी लोगों के यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो रेट है वो बढ़ाया जा सकता है डेमोक्रेसी में हम लोग का। तो सिंपल सी बात है कि केंद्र में बैठे लोग हमारे दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए राज्य स्तर पे भी और स्थानीय स्तर पे भी सरकारों का गठन किया जाता है और उन सरकारों को शक्तियाँ दी जाती है और हम लोग जो है अपनी समस्याएं, बोला जाता है सबको एक क्षेत्र दे दिया गया है और बोला गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में विकास कीजिए। ठीक है, ये हो गया। आगे देख लीजिए, चौथा नंबर पॉइंट क्या है। तो बोला जा रहा है कि संघवाद के अंतर्गत अलग अलग स्तरों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो जब हम लोग संघवाद की बात करते हैं तो संघवाद के अंतर्गत अलग अलग स्तरों में शक्तियों का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। शक्तियों का विभाजन इकाइयों के आधार पर किया जाता है, इकाइयों के स्तर पर किया जाता है। और शक्तियों का विभाजन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वो केंद्र में और वो राज्यों में किया जाता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघवाद के अंतर्गत अलग अलग स्तरों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है तथा उनके प्रयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकारों का गठन किया जाता है। तो हम लोग शक्तियों का विभाजन कर दिए अलग अलग स्तर पे। अब अलग अलग स्तर पे जो शक्तियों का विभाजन किए हैं, अब उनका प्रयोग करने के लिए अलग अलग स्तरों पे सरकारों का भी तो गठन करेंगे ना। तो वही बात है। और इन सरकारों के गठन में सक्रिय रूप से नागरिकों की भागीदारी होती है। तो इसमें बोला गया है कि नागरिकों की भागीदारी होती है, यानी कि जो राज्य सरकार बनाती है। अब राज्य सरकार में एक हेड को रख दिए हैं, मुख्यमंत्री को। तो बोला जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री जो हेड बनेंगे वो उसको चुनने में नागरिकों की भागीदारी होगी। तो झारखंड के लोग, अगर झारखंड में अगर सरकार बन रहा है, मुख्यमंत्री बनना है, तो झारखंड में विधानसभा बना दिया गया है। तो विधानसभा का जब भी चुनाव होगा तो उसमें हम लोग झारखंड के लोग ही उसमें वोट दे सकेंगे। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के नहीं दे सकते हैं। ऐसे में क्या हो गया कि यहाँ पे आप देखिए, पहले अगर हम लोग का अगर राज्य सरकार नहीं रहता, केवल केंद्र सरकार ही रहता, तो हम लोग का दुख दर्द झारखंड का केंद्र सरकार सुनता या और अदर स्टेट का सुनता, नहीं सुन पाता। सबका तो नहीं सुन पाता, ऊपर ऊपर ही सुनता। तो अब हम लोग के पास अगर कोई समस्या आ रहा है झारखंड क्षेत्र के भीतर, तो ये समस्या हमारे मुख्यमंत्री जी उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो है उसको स्थानीय स्तर पे भी तोड़ दिया गया है। हर एक ज़िला में जो है वो ज़िला स्तर पे तोड़ दिया गया उसको। अब अपनी समस्या जो है ज़िला स्तर पे ले जाइए, वहाँ सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो है ये बताया गया है इसमें कि संघवाद के अंतर्गत जो है वो अलग अलग स्तरों में शक्तियों का विभाजन किया गया है और उनके प्रयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर क्या किया गया है, सरकारों का गठन किया गया है। और इन सरकारों के गठन में जो है वो सक्रिय रूप से नागरिकों की भागीदारी होती है, यानी कि नागरिक ही चुनते हैं उसको। अतः नागरिकों में भी इससे क्या होता है, उत्साह बना रहता है और विभिन्न माध्यमों से उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती रहती है। अब देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव होता है या फिर स्थानीय स्तर पे किसी का चुनाव होता है, मुखिया का, सरपंच का, ही गांव में, तो उसमें लोगों की भागीदारी कितना बढ़ जाता है और लोग कितना इसको उत्साह के रूप में लेते हैं। एक तरह से त्यौहार आ जाता है पूरा। तो इन लोगों में देखते हैं हम लोग, तो लोगों की जो है भागीदारी इसमें बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है आपका। ठीक है, तो आई होप ये आपका समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग देखें कि सबसे पहले हम लोग जाने कि जो आपका है विभाजन जो है वो दो स्तर पे होता है। एक आपका संस्था के स्तर पे जिसको हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और एक होता है आपका इकाइयों का स्तर पे जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, यानी कि शक्तियों का विभाजन जो कि केंद्र और राज्यों में होता है। विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ, इन सभी के संबंध में। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान में शक्तियों का जो विभाजन है इसके बारे में पढ़ें कि संविधान में क्या क्या है, कहाँ पर उल्लेखित है, इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद हम लोग संघवाद की परिभाषा के बारे में पढ़ें। संघवाद की परिभाषा के बाद हम लोग देखें कि भारत के लिए संघवाद का क्या महत्व है, क्या नहीं है सो। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे संघवाद का विभाजन। तो संघवाद का विभाजन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो संघवाद का जो विभाजन है इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, एक तो है आपका सहकारी संघवाद और एक है आपका प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहकारी संघवाद को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और प्रतिस्पर्धी संघवाद को जो है वो हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये जो है
दोनों हम लोग इसमें देखते हैं। तो संघवाद का जो विभाजन है तो वो आपका सहकारी संघवाद और आपका प्रतिस्पर्धी संघवाद के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और आपका कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें तो बताया जा रहा है कि जो सहकारी संघवाद है ये एक तरह से सहयोगी संघवाद है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। तो सहकारी संघवाद में केंद्र भी और राज्य भी दोनों मिलकर काम करेंगे। और एक होता है आपका प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों जो है वो अपना अलग अलग काम करेंगे। केंद्र को राज्यों से मतलब नहीं, राज्यों को केंद्र से मतलब नहीं। लेकिन सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के आधार पर संघवाद की अवधारणा को दो भागों में बांटा जाता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, इन संबंधों के आधार पे जो संघवाद है, संघवाद की अवधारणा को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला है आपका सहकारी, जिसको सहयोगात्मक संघवाद भी कहते हैं, और दूसरा है आपका प्रतिस्पर्धी संघवाद, जिसको हम लोग कम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो सहकारी संघवाद को ही हम लोग जो है वो सहयोगात्मक संघवाद कहते हैं। तो अभी आपको बताया गया था ना, ये देखिए जो आपका स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये देखिए संघवाद। अगर हम लोग यहाँ पे संघवाद की बात करते हैं यानी कि फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो संघवाद जो है वो हम लोग जानते हैं कि आपका ये लैटिन शब्द फ्यूडेस से निकला है, जिसका अर्थ होता है समझौता या फिर किसी भी तरह का अनुबंध। फिर हम लोग देखे थे कि जो आपका संघवाद है इसको हम लोग 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं। एक है आपका संघात्मक, एक है आपका एकात्मक और एक है आपका सहयोगात्मक। इसके बात की जा रही है। सहयोगात्मक को ही हम लोग जो है वो आपका क्या कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं उसको सहकारी संघवाद। तो सहयोगात्मक संघवाद को ही हम लोग सहकारी संघवाद भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और होता है आपका प्रतिस्पर्धी संघवाद, वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। फिर तो सहकारी संघवाद के बारे में देखते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के आधार पर संघवाद की जो अवधारणा है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका सहकारी संघवाद, जिसको सहयोगात्मक संघवाद भी कहा जा रहा है यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और एक है आपका प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो पहला हम लोग सहकारी यानी कि सहयोगात्मक संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं, और क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। और सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, देखिए जो आपका सहकारी संघवाद है इसमें केंद्र और जो राज्य हैं दोनों एक साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं। देखिए एक संबंध होता है आपका क्षैतिज संबंध, ठीक है, ये देख लीजिए, और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर संबंध। क्षैतिज संबंध में इसमें क्या बताया जा रहा है वो देखिए, यहीं पे आपका संघ भी है मतलब केंद्र भी है, और इसी लाइन में आपका राज्य भी है। तो जो है वो आपका केंद्र और राज्य दोनों एक ही लाइन में रहकर, मतलब कि सहकारी संघवाद में हम लोग बोला जा रहा है कि जो केंद्र है और जो राज्य है वो एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं, मतलब कि कोई किसी से बड़ा नहीं, सब एक ही लाइन में है, क्षैतिज है। तो सहकारी संघवाद में केंद्र और जो राज्य हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं, और ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और एक दूसरे के सहयोग से ही अपनी अपनी समस्याओं को ये सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर सेंटर में कोई समस्या आया तो उसको सॉल्व करने में राज्यों की भी भूमिका होगी, और राज्य में अगर कोई समस्या आया तो उसको सॉल्व करने में सेंटर भी अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सहकारी संघवाद। फिर बोला जा रहा है कि सहकारी संघवाद का जो अवधारणा है, आइडियोलॉजी है, इसमें इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है कि सहकारी संघवाद में ना तो श्रेष्ठ बड़ा है, ना तो केंद्र बड़ा है, ना ही राज्य बड़ा है। दोनों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों क्षैतिज है ना, क्षैतिज संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, क्षैतिज संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोई भी किसी से, कोई भी जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। आगे देख लीजिए,
विद्वानों का मानना है कि यह राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो देखिए, अगर सहकारी संघवाद की अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लाएंगे तो इसमें केंद्र भी और राज्य भी दोनों मिलकर काम करेगा। तो बताया जा रहा है कि कई सारे विद्वानों का मानना है कि अगर राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना है, अगर हम लोगों को नेशनल पॉलिसी बनाना है, देश के लिए कोई पॉलिसी का निर्माण करना है और उसको लागू करना है, यानी कि क्रियान्वयन करना है बढ़िया तरीके से, तो ऐसे में राज्यों की भी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर राज्य भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राज्य के सरकार भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है वो कानून बनाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, देश के लिए राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन कर पाना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें राज्यों की भी भागीदारी सुनिश्चित है ना, इसीलिए। आगे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संघ और राज्य संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने हेतु बाध्य हैं। तो बताया जा रहा है, देखिए हम लोग जब संविधान में 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। आई होप ये वाला लाइन आपको समझ में आया होगा। तो बताया जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधान किया गया है, तो संघ और राज्य के बीच में 7वीं अनुसूची में दिया गया कुछ विषय है। संघ सूची का अपना विषय है, राज्य सूची का अपना विषय है, समवर्ती सूची का अपना विषय है, और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त विषय भी आपको देखने को मिलते हैं, अवशिष्ट विषय भी जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जो संघ और जो आपका राज्य सूची, जो संघ सूची, राज्य सूची और जो आपका समवर्ती सूची है, मतलब समझिए कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें जो भी विषय दिए गए हैं वो एक दूसरे के सहयोग से ही पूरा करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है। तो एक तरह से ये आपका क्या हो गया, सहकारी संघवाद हो गया ना, यानी कि सहयोगात्मक संघवाद हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सहकारी संघवाद के बारे में जानकारी, यहाँ तक दिया हुआ है। तो सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य जो है वो आपका एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं और जिसमें से कोई भी किसी से श्रेष्ठ या फिर बड़ा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। तो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और ये जो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद है, कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है, ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है कहाँ कहाँ पे, वो देखिए। तो बोला जा रहा है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें के मध्य जो है वो संबंध कैसा होता है, लंबवत होता है, और जबकि राज्य सरकारों के बीच के मध्य में ये क्षैतिज होते हैं। अच्छा, तो देखिए जैसे हम लोग सहकारी संघवाद या फिर हम लोग जो पढ़े थे आपका सहयोगात्मक संघवाद, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है वो आपका क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य जो है वो आपका आपस में लंबवत संबंध जो है वो स्थापित करते हैं। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद में लंबवत होता है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, जबकि सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच में क्षैतिज संबंध होता है, ठीक है। और राज्य सरकारों के बीच में क्षैतिज होते हैं, मतलब कि एक राज्य दूसरे राज्य सरकारों के बीच में क्षैतिज होता है। कैसे कैसे वो बोला जा रहा है, देख लीजिए। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद यानी कि प्रतिस्पर्धी संघवाद में जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में लंबवत संबंध होता है, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद में स्टेट और स्टेट के बीच में क्षैतिज संबंध होता है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में लंबवत संबंध होता है, जबकि स्टेट और स्टेट के बीच में क्षैतिज संबंध होता है, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है लंबवत संबंध है, यानी कि यहाँ पे क्षेत्र जो सेंटर है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और स्टेट जो है वो आपका छोटा छोटा हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। वहीं जब हम लोग क्षैतिज संबंध की बात करेंगे प्रतिस्पर्धी संघवाद में, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में, राज्यों के बीच में जो होता है, तो यहाँ बताया जा रहा है सभी एक ही लाइन में है, और जितना अधिकार एक स्टेट को मिला उतना ही अधिकार दूसरे को, उतना ही अधिकार तीसरे को, उतना ही अधिकार चौथे स्टेट को भी मिला है, यानी कि सभी आपस में क्या है, क्षैतिज संबंध स्थापित किए हुए हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से कमतर नहीं है, स्टेट की बात की जा रही है।
तो सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा, प्रतिस्पर्धी जो संघवाद है इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य में लंबवत संबंध होता है, जबकि इसमें राज्यों के बीच में, अलग अलग राज्यों के बीच में क्षैतिज संबंध देखने को मिलता है। आगे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि यहाँ पे श्रेष्ठता की भावना नहीं होगी, सब राज्य एक समान, एक से बराबर है। तो देखिए, अगर लंबवत संबंध होगा केंद्र और राज्यों में, तो वहाँ पे एक दूसरे में देखा जाएगा कि केंद्र बड़ा है, श्रेष्ठ है, और राज्य छोटे हैं, तो राज्यों का बात ज़्यादा माना नहीं जाएगा। लेकिन जब अगर केंद्र और राज्यों के बीच में क्षैतिज संबंध होगा, तो यहाँ पे किसी भी के बीच में श्रेष्ठता का भावना नहीं मिलेगा। जिसके पास जितना अधिकार है, तुम्हारे पास जितना अधिकार है उतना अधिकार मेरे पास भी है, तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसे में सभी एक समान है, एक बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। आगे देखिए, बोला जाता है कि गौरतलब है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को देश में 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से महत्व प्राप्त हुआ है। तो देखिए, पहले ना प्रतिस्पर्धी जो संघवाद था, इसका कॉन्सेप्ट ना हम लोग के देश में था ही नहीं, हम लोग के संविधान में भी इसका जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन बाद में इसका जो आइडियोलॉजी है, इसका जो अवधारणा है, वो हम लोग 1990 के जब दौर में आर्थिक सुधार किए थे ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं ना, तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इसका जो है वो महत्व में अचानक क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो गौरतलब है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को देश में 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से महत्व प्राप्त हुआ है, उससे पहले नहीं था। फिर बोला जा रहा है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। तो बोला जा रहा है, जो हम लोग प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात करते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि लाभ के उद्देश्य से, कि हमें ज़्यादा लाभ हो, अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें ज़्यादा, हमारे लिए वो बेहतर होगा। कोई कम मेहनत करेगा तो उसका नौकरी लेट से लगेगा, वो पढ़ाई लिखा कम करेगा तो एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएगा। ऐसा जो ज़्यादा पैसा कमाएगा वो बेहतर ज़िंदगी जिएगा। तो प्रतिस्पर्धा तो कर ही रहा है ना, कंपटीशन तो कर ही रहा है ना। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है वो आपका लाभ के उद्देश्य से होना चाहिए। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हम लोग प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में लंबवत संबंध होता है, यानी कि कौन आगे निकलेगा, और वहीं राज्यों के बीच में जो है वो आपका क्षैतिज संबंध होता है, यानी कि हम सभी लोग मिलके आगे बढ़ेंगे और हम लोग सभी लोग बराबर भी हैं। आगे देख लीजिए, सभी राज्य धन और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि उनके राज्य में विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा जो है वो दिया जा सके। तो सिंपल सी बात है, सभी जो राज्य हैं वो धन और निवेश को आकर्षण करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये राज्य एफडीआई पॉलिसी को उदार कर दिया, वो राज्य एफडीआई पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया वहाँ पे एफडीआई का निवेश कम होगा। जहाँ पे उदार किया है, टैक्सेशन छोड़ दिया है, भूमि कम पैसों में ही दे रहा है, तो ऐसे में उसको क्या होगा, जो है वहाँ पे ज़्यादा निवेश होगा तो वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, लोगों के पास आय आएगा, तो ऐसे में वो जो है वो राज्य डेवलप करेगा। तो सिंपल सी बात बोला जा रहा है कि जो सभी राज्य हैं वो धन और निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। और ये प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं, ताकि उनके राज्य में क्या हो सके, विकास संबंधी जो भी है गतिविधि उसको बढ़ाया जा सके। तो आई होप ये वाला जो वर्ड था, ये जो लाइन था, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इस क्लास को यहीं तक रहने देंगे और यहाँ पे जो है वो आपका संघवाद वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो हम लोग संघवाद यानी कि फेडरलिज्म की बात कर रहे थे, तो इस फेडरलिज्म को हम लोग पिछले 2 क्लास में इसको हम लोग समझने का प्रयास किया और ये हम लोग समझ गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो आपका संघवाद वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। संघवाद में हम लोग क्या क्या देखे हैं, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका संघवाद है, तो इसी संघवाद का जो संवैधानिक प्रावधान है वही आपका केंद्र राज्य संबंध है। तो संघवाद का संवैधानिक प्रावधान ही केंद्र राज्य संबंध है, और हम लोग का टॉपिक में केंद्र राज्य संबंध दिया हुआ है, जो कि आपका संघवाद का ही क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। तो अगर हम लोग देखें तो संघवाद के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या पढ़े हैं वो देख लीजिए। तो संघवाद हम लोग जाने हैं कि एक प्रकार से जो संघवाद जो है वो आपका लैटिन शब्द आपका फ्यूडस से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है समझौता या फिर अनुबंध। और इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि जो संघवाद है इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में समझौता है,
एक तरह से सत्ता के विभाजन है, यहाँ पे भी समझौता ही चल रहा है ना एक तरह से। ये हो गया आपका संघवाद। फिर हम लोग जो संघवाद के अंतर्गत देखे थे कि संघवाद के अंतर्गत हम लोग 3 तरह का शासन देख रहे हैं। 3 तरह का नहीं, बेसिकली 4 तरह का है। एक है आपका संघात्मक शासन प्रणाली, एक है आपका एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली जो है वो वैसे देशों में सुटेबल है जहाँ की जनसंख्या कम है, जहाँ के सभी तरह का जहाँ विविधता बहुत ज़्यादा कम है, उन सभी देशों में ये चल सकता है। लेकिन भारत जैसे देशों में संघात्मक शासन प्रणाली ही बेस्ट है। फिर जो आपका संघात्मक शासन प्रणाली था, इसको फिर हम लोग जो है वो बांट के और भी हम लोग पढ़े हैं। इसी का एक पार्ट होता है, अच्छा ये नहीं, अलग से देखते हैं। संघवाद के अंतर्गत हम लोग एक और पढ़े थे, जो है आपका सहकारी संघवाद, यानी कि आपका सहयोगात्मक जो है संघवाद, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और चौथा हम लोग पढ़े थे प्रतिस्पर्धी संघवाद, यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये चारों जो है वो हम लोग पढ़े संघवाद के अंतर्गत। तो इस तरह से जो है वो आपका संघवाद वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो जाता है, संघवाद का टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट हम लोग क्या याद स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे हम लोग केंद्र राज्य संबंध। ठीक है ना, तो ये रहा आपका यहाँ से केंद्र राज्य संबंध वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंध में, तो हम लोग जानते हैं कि भाग 11 में और भाग 12 में आपका केंद्र राज्य के बीच में संबंधों की चर्चा की गई है। तो भाग 11 में 2 चैप्टर है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध को कार्यपालिका संबंध भी कहा जा रहा है, और वहीं भाग 12 में वित्तीय संबंध है। तो भाग 11 आपका जो है वो आपका आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक देखने को मिलता है। वहीं भाग 12 की बात करें तो ये आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 का तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग केंद्र राज्य के बीच में संबंध वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि भाग 11 जो है जिसमें आपका विधायी और प्रशासनिक संबंध दिया हुआ है, जो कि आपका आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक देखने को मिलता है। और जिसमें से अगर हम लोग विधायी संबंध की बात करें तो आपका आर्टिकल 245 से 55 तक है, और अगर हम लोग प्रशासनिक संबंध की बात करें तो आपका आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक देखने को मिलता है। तो वो हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है सो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो भाग 11 की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका केंद्र और राज्य संबंध दिया हुआ है। भाग 12 में भी केंद्र राज्य संबंध का थोड़ा सा पार्ट है, वित्तीय संबंध। ठीक है, तो भाग 11 में आपका विधायी संबंध है, और आपका जो है वो कार्यपालिका संबंध, या फिर इसी को हम लोग प्रशासनिक संबंध भी कहते हैं। ठीक है, वहीं भाग 12 की बात करें तो यहाँ पे आपका वित्तीय संबंध देखने को मिलता है। भाग 11 जो है वो आपका अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम लोग देखें भाग 11 में तो विधायी संबंध जो है वो आपका आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग कार्यपालिका संबंध या फिर प्रशासनिक संबंध की बात करें तो वो आपका आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम लोग भाग 12 की बात करें जहाँ पे वित्तीय संबंध है, वो आपका आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 294 तक देखने को मिलता है। फिर हम लोगों को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा कि पहले विधायी संबंध क्या है, फिर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वित्तीय संबंध, ये सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, तो विधायी संबंध आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक देखने को मिलता है विधायी संबंध। और विधायी संबंध भी जो है वो आपका 2 तरह से होता है, एक है क्षेत्र के आधार पर और एक है विषय के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन दी एरिया और बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट, इन दोनों के आधार पे हम लोगों को देखना होता है। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे आगे की क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रशासनिक संबंध पढ़ेंगे। प्रशासनिक संबंध के बाद जो है वो हम लोग भाग 12 की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक ना, और भाग 12 जो है वो आपका क्या है, तो भाग 12 जो है वो आपका वित्तीय संबंध की बात करता है। और वित्तीय संबंध भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वित्तीय संबंध भी आपका तुरंत हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो पीटी वाला पोर्शन है, पीटी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है वो मेंस का भी पोर्शन हम लोग देखते चले जाएंगे। तो आने वाला 2 लेक्चर में देखिए, ये 2 लेक्चर में आपका संघवाद टॉपिक कंप्लीट हुआ। आने वाला 2 से 3 लेक्चर में आपका जो है वो केंद्र राज्य का जो संबंध वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं।
अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।